हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है संदीप दीक्षित। तो मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री के वन शॉट लेक्चर सारे प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। तो आज जो मैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ जो कि मोल कॉन्सेप्ट है, जो आपके लिए पूरी केमिस्ट्री के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर होगा, चाहे वो 11th क्लास का हो 12th क्लास का हो, विदाउट मोल कॉन्सेप्ट आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ध्यान से आप मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने क्या बोला था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट होता है मैटर का, उसको हम एटम बोलते हैं। क्लियर है। तो उसके बाद हमारे पास एक टर्म आता है दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या है? अगर आप सपोज किसी भी चीज को देखते हो दुनिया में, एवरीथिंग इज रिलेटिव। मतलब अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपके पापा पूछते हैं जो आपके पड़ोस में रहता है रामलाल या जिसका कोई भी नाम है, उसके कितने मार्क्स आए हैं। तो एवरीथिंग इज रिलेटिव, सब कुछ आपको रिलेट करना पड़ता है। तो जब एटॉमिक मास की बात स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले रिलेटिव कॉन्सेप्ट लाया गया। तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर आपको सपोज किसी का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, सपोज आपको रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहला जो रिलेटिव देखा गया तो वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखा जा रहा था। तो उसको कैसे निकाला गया कि मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइड बाय द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर है। लेकिन ये बहुत ही स्टार्टिंग की बात है। उसके बाद चेंज हुआ, उसके बाद ऑक्सीजन से रिलेशन देखा गया, फिर जब लास्ट में हमारे पास आया दैट वाज कार्बन। क्लियर है। क्योंकि कार्बन इज द मोस्ट एबंडेंट, हम जानते हैं, इसलिए सोचा गया क्यों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करो, डायरेक्ट मोस्ट एबंडेंट जो एलिमेंट है वो कार्बन है, तो उससे क्यों ना हम रिलेटिव प्रॉपर्टी को निकालें। तो निकाला गया कि मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट जो हमको देखना है डिवाइड बाय दी 1/12 ऑफ या 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। मतलब अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है किसी भी एलिमेंट का तो आप क्या करेंगे, मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइड बाय दी 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। तो अब हम अगर इसकी यूनिट की बात करें तो आप देख सकते हो इसकी यूनिट क्या होने वाली है। सिंस आप यहां पे क्या देख रहे हो कि ऊपर भी आपको मास दिखाई दे रहा है, नीचे भी आपको मास दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो ये रिलेटिव एटॉमिक मास आपको दिखने वाला है वो क्या होगा, एक यूनिट लेस क्वांटिटी होने वाली है। क्लियर है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं, सबसे पहले एटॉमिक मास यूनिट की बात करते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट था क्या। क्लियर है। तो एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया गया, अगर हम बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट की, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट, और इसको हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट जो कि AMU है, इज दी 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ C12 एटम, मास ऑफ C12 एटम। तो अगर आपको 1 AMU की बात करने को कोई बोलता है तो इसका मतलब क्या है, इट इज दी 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम का मास। क्लियर है। सो अगर इसकी जब हम वैल्यू निकालते हैं तो इट कम्स अराउंड 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। क्लियर है। तो 1 AMU क्या था, अगर आपके पास कार्बन एटम है, आप उस एक एटम को लो और उसका आप मास कैलकुलेट करो, उसका जब 1/12 पार्ट हम निकालेंगे तो हमको एक एटॉमिक मास यूनिट मिल जाएगा। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंगली ही हमने सारे एटम्स के मास को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया कि हमने देखा कि अगर हमको किसी एटम का मास निकालना था तो हमने बस चेक किया कि वो 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम से कितने टाइम्स हैवियर है। क्लियर है। जैसे मैं आपको इसके लिए एक स्टोरी सुनाता हूं। सपोज जैसे कोई सब्जी वाला होता है जो सब्जी बेचता है, ठीक है, तो वो सब्जी बेचने निकल गया है, लेकिन उससे गलती क्या हो गई है, उससे गलती ये हो गई है कि वो अपना जो वेइंग मशीन होता है वो ले जाना भूल गया है। क्लियर है। उसके पास सिर्फ एक तराजू है, लेकिन उसमें भी उसके पास वेट्स नहीं है।
लेकिन उसको क्या पता था, उसको पता था कि जो उसके पास एक तरबूज रखा हुआ है उसका वेट है 12 ग्राम्स। उसको इतना पता था कि जो तरबूज उसके पास रखा हुआ है उसका वेट कितना है, 12 ग्राम। तो अब वो उसने क्या किया, उसने उस तरबूज के 12 बराबर टुकड़े किए। तो आपको पता है जब उसको 12 बराबर टुकड़े करेगा तो उसका वेट कितना हो जाएगा, सपोज 12 ग्राम नहीं 12 केजी बोलेंगे हम उसको। तो जब हम उसके 12 टुकड़े करेंगे तो हमको एक जो टुकड़ा मिलेगा उसका वेट कितना होगा, 1 केजी। तो उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसके पास जो कोई भी सब्जी खरीदने आता था वो क्या करता था, एक साइड में 1 केजी के लिए वो क्या करता था, तरबूज का एक पार्ट रखता था। अगर किसी को 1 केजी चाहिए होता था तो वो एक पार्ट रखता था, 1 केजी दूसरी साइड में जो भी सब्जी देना होता था दे देता था। अगर किसी को 5 केजी चाहिए होता था दूसरे साइड में वो 5 तरबूज के टुकड़े रखता था और 5 केजी सब्जी वो वे करके दे देता था। ठीक है, तो इसी टाइप से हमने किसी भी एटम के मास को निकालने के लिए क्या किया, कार्बन का मास निकाला, उसका 1/12 पार्ट किया, उसके अकॉर्डिंगली हम किसी भी एटम का मास निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो एटॉमिक मास यूनिट का कितना इंपॉर्टेंस है वो आप यहां से देख सकते हैं। क्लियर है, चलो अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास एंड द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो एज द नेम सजेस्ट एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। आपको जिस भी एलिमेंट का मास निकालना है, आप क्या करोगे, उसके 1 एटम का मास निकालोगे तो आपको जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोल देंगे, एटॉमिक मास, और इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा एएमयू में। एक एएमयू आपने देख लिया था कितना वैल्यू था, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की, तो मॉलिक्यूलर मास हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी दी सम ऑफ masses of all the atoms in a molecule, all the atoms in a molecule। क्लियर है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं, आपसे कोई पूछता है ऑक्सीजन का मास, तो ऑक्सीजन का मास कितना हो जाता है, तो हमने देखा ऑक्सीजन का मास 16 टाइम्स ग्रेटर था किसके, 1/12 पार्ट ऑफ C12 के मास के। तो इसका मास हो गया, एटॉमिक मास हो गया 16 AMU। अब अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं तो सपोज CO2 कंपाउंड दिया हुआ है और इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, इस मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। तो हम जानते हैं कार्बन का मास होता है हमारे पास 6 प्लस ऑक्सीजन का मास अभी हमने देखा कितना है 16। तो हम क्या करेंगे, सिंस ऑक्सीजन 2 है तो 2 इंटू 16 दैट विल बी 6 प्लस 32, आंसर विल बी अवर 44 AMU। आजकल इसको हम यूनिफाइड यूनिट यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, चलो तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज ए मोल। पूरा मोल हमारा मूल कॉन्सेप्ट, मोल पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो मोल होता क्या है, सबसे पहली बात तो मोल के लिए मैंने आपके लिए यहां पे डेफिनेशन दी हुई है, क्या है, ए मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस that contains as many entities, atoms, entities क्या हो सकती हैं, एटम हो सकती हैं, मॉलिक्यूल हो सकती हैं और अदर पार्टिकल्स जो भी हैं, as there are atoms exactly in the 0.012 kg या फिर 12 grams of carbon 12 isotope। मतलब अगर सपोज आपने 12 ग्राम कार्बन 12 लिया, ध्यान से सुनना, अगर सपोज आपने 12 ग्राम कार्बन 12 लिया, ठीक है, आप उसमें चेक कर रहे हो कि कितने एटम्स आपको मिल रहे हैं, दैट विल बी 1 मोल। 1 मोल एक जस्ट नंबर है, जैसे आप सपोज बनाना खरीदने जाते हो तो आपको डजन में मिलता है, डजन का मतलब क्या होता है 12। क्लियर है, तो उसी टाइप से मोल भी एक नंबर निकल के आता है। वो नंबर कैसे डिसाइड हुआ कि हम 12 ग्राम लेंगे, किसका 12 ग्राम लेंगे, कार्बन का। क्लियर है, कार्बन 12 का 12 ग्राम लेंगे तो हमारे पास जितने नंबर ऑफ एटम्स निकल के आते हैं दैट विल बी दी 1 मोल। क्लियर है, तो 1 मोल इज इक्वल्स टू, जब हमने कैलकुलेट किया तो आया ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 1 मोल एक नंबर होता है जिसमें आपके पास 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एंटिटीज हो सकती हैं। एंटिटीज में आप कुछ भी ले सकते हो, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स। क्लियर है, इसको हम अवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, अवोगैड्रो नंबर। क्लियर है,
अवोगाड्रो नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई Na। इसको हम Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो 1 मोल क्या है? इट इज द सिंपली 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। अगर सपोज आपको कोई बोलता है कि 1 मोल कार्बन, तो 1 मोल ऑफ कार्बन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 मोल ऑफ कार्बन रिप्रेजेंट क्या करता है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर है? अगर आपसे कोई बोलता है कि 1 मोल ऑफ CO2, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है बच्चों आपको? it will be 6.022 इंटू 10⁻23। सिंस हम CO2 की बात कर रहे हैं तो CO2 एक मॉलिक्यूल है, तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। आपको समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, क्लियर है? चलते हैं आगे, हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो उससे पहले हमको यह देखना होगा कि ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो ध्यान से देखना है, इसको हम बोलते हैं द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स is known as ग्राम एटॉमिक मास। मतलब अगर आपको 1 मोल ऑफ एटम का मास निकालना है तो उसको हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। अब सिंस इसको हम ग्राम एटॉमिक मास ग्राम क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब आप 1 मोल ऑफ एटम्स का मास कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आपको आएगी वो ग्राम्स में आएगी। जो वैल्यू आपको सपोज कार्बन में एक एटम की आती थी 12 AMU में, लेकिन जब हम उसका 1 मोल का निकालेंगे तो वो आपको हमेशा ग्राम्स में देखने को मिलेगी, सेम वैल्यू। क्लियर है? ऐसे ही अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। अगर आप एक कंपाउंड को ले रहे हो, उसके 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स लोगे तो उसकी भी वैल्यू सेम आपको ग्राम्स में मिलेगी। इट विल बी अवर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आई होप आपको ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा जो यहां से स्टार्ट होता है कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। ठीक है, कि सपोज आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज गिवन होंगी और पूछेगा इससे आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सपोज अगर आपको, इफ मैं बोलता हूं फर्स्ट पॉइंट, इफ नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आर गिवन। अगर सपोज हमको नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स गिवन है तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप समझो। क्लियर है? क्योंकि हम जानते हैं 1 मोल में Na अवोगाड्रो नंबर जितने एटम्स मॉलिक्यूल होते हैं, तो आप कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स जो आपको गिवन है मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई, आप क्या कर दोगे? अवोगाड्रो नंबर, यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। पहला बात। अब दूसरा बात क्या होता है? इफ मास इज गिवन, मास इज गिवन, अगर आपको किसी सब्सटेंस का मास गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स पूछता है तो आप कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स उस टाइम पे हमारे पास हो जाएंगे, वेरी सिंपल फॉर्मूला, दैट इज मास गिवन डिवाइड बाय द मोलर मास। मोलर मास। अब ये मोलर मास क्या होता है? मोलर मास इज द सिंपली मास ऑफ 1 मोल। जो हमने अभी ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास देखा था, उसी को हम मोलर मास भी बोलते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, या फिर आप इसमें हम ये भी लिख सकते हैं मोलर मास की जगह, अगर आपको कंफ्यूजन हो, एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल है तो इट विल बी मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? नाउ थर्ड पार्ट इसमें क्या होता है? अगर सपोज, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इफ वॉल्यूम इज गिवन, ध्यान से सोचना है हमको। अगर वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम गिवन है, हम कैसे निकालेंगे? तो आपको याद रखना है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, ध्यान से सुनो, 1 मोल ऑफ एनी गैस अगर हम लिखते हैं क्या, 1 मोल ऑफ
any gas occupies 22.4 liters of volume, 22.4 liters of वॉल्यूम एट एसटीपी। अगर आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस रखते हो तो कोई भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर्स वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि जो वॉल्यूम आपको गिवन है किस पे, लेकिन एसटीपी पे, डिवाइड बाय दी 22.4, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। और यहां पे मैंने आपको चार्ट दिया हुआ है, तीनों टाइप से आप कैसे मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर्स, वॉल्यूम और मासेस से। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द वॉल्यूम एंड मोल इन 56 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन इज 28 ग्राम्स। क्लियर है। तो ध्यान से हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं इन 56 ग्राम्स। तो सबसे पहले आप ये देखो क्या गिवन है आपको मास ऑफ नाइट्रोजन गैस गिवन है, दैट इज 56 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स मैंने बोला, अगर मास गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास गिवन डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। क्लियर है। अब हमारे पास मास कितना गिवन है, 56 ग्राम्स, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास भी आपको यहां पे गिवन है, दैट इज 28 ग्राम्स। यू विल गेट द आंसर एज 2 मोल्स। समझ में आया ना आपको। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 यहां पे कितने निकल के आए, 2 मोल्स। अब यहां पे ध्यान से सोचो, फाइंड आउट दी वॉल्यूम, वॉल्यूम भी हमको निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था वॉल्यूम का रिलेशन, क्या बोला था मैंने कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, इसका मतलब नाइट्रोजन भी आएगा उसमें, कितना ऑक्यूपाई करेगा, बोलो कितना ऑक्यूपाई करेगा, दैट इज 22.4 लीटर्स। लेकिन कब, एट एसटीपी। क्लियर है। इसका मतलब बट वी हैव 2 मोल्स, that means 2 moles of nitrogen will occupy कितना, 2 into 22.4 liters, that means कितना आ जाएगा हमारे पास, 44.8 लीटर्स एट एसटीपी। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए 2 मोल्स, और वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 44.8 लीटर्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है। चलो, नाउ एक और क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट में आपको जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं 3 नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के, उन्हीं को आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, और बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलो हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ध्यान देना है यहां पे मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है, एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमको गिवन में क्या है, सबसे पहले हम गिवन देखते हैं। गिवन में हमको बोल रहा है 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मतलब N2। क्लियर है। चलो, अब हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। उससे पहले हम एक काम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना, नंबर ऑफ मोल्स किसके, नंबर ऑफ मोल्स N2 के। तो दैट इज फॉर्मूला अभी हमने देखा था, मास गिवन डिवाइड बाई मोलर मास। क्लियर है। चलो, तो कितना मास गिवन है, 1 ग्राम, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28 ग्राम, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1/28। क्लियर है। चलो, अब यहां पे आप ध्यान से देखो N2 का मॉलिक्यूल, ये है N2। क्लियर है। अब हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। मैंने एक और फॉर्मूला बताया था आपको, जब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स का मैंने एक और फॉर्मूला बताया था आपको, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय दी अवोगाड्रो नंबर। याद आया, ठीक है। और सिंस आपको नंबर ऑफ मोल्स आपने अभी कैलकुलेट किए हैं, दैट इज 1/28, दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको कैलकुलेट करना है, इसको हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे ही लिखते हैं। क्लियर है।
डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो यहां से जो हमारे पास आंसर आ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो आंसर आ रहा है दैट इज Na डिवाइड बाई 28। क्लियर है? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाई 28 आ गए। लेकिन क्या पूछा है, एक और क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स भी निकालने हैं। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे? तो यहां पे आप देखो सबसे पहले कि वन मॉलिक्यूल लिख रहा हूं मैं यहां पे, मोल नहीं, मॉलिक्यूल ऑफ N2। एक N2 के मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो कितने हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं? 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। समझ पा रहे हो? तो एक मॉलिक्यूल ऑफ N2 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन रखता है। इसका मतलब आपको कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले हैं? एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाई 28। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? वेरी इजी, नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? और वी नो दैट इट विल बी 2 इंटू Na डिवाइड बाई 28। तो दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दिस इज जेईई मेन 2014 का क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सब लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको ट्राई करने का देखो। चलो, आपने ट्राई कर लिया होगा, हम स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन ए पर्टिकुलर गैसियस मिक्सर इज 1:4। तो गिवन क्या है, सबसे पहले हम वो नोट कर लेते हैं। हमको बोल रहा है क्या, जो रेशियो किसका दिया हुआ है? रेशियो ऑफ मासेस दिया हुआ है ऑफ ऑक्सीजन O2 एंड N2। कितना दिया हुआ है? 1:4। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमको रेशियो गिवन है तो पहले हम कंसीडर कर लेते हैं। सपोज मास ऑफ N2 या O2 पहले कंसीडर करते हैं, O2 अगर ये x है, क्लियर है, x ग्राम। सो मास ऑफ N2 हमारा कितना हो जाएगा? मास ऑफ N2 विल बिकम 4x ग्राम्स, बिकॉज यहाँ पे रेशियो हमको जो दिया था 1:4 दिया था। क्लियर है? चलो, लेकिन हमको कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। मास आपको गिवन है तो आप मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। कैसे? आप नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल देते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 विल बी मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। मास कितना है? x। मोलर मास कितना है? 32। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 4x डिवाइड बाई कितना है? N2 का मॉलिक्यूलर वेट 28। आई होप इतना क्लियर होगा। लेकिन हमको कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलो अब हम मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना था हमारे पास O2 का, अगर हम बात करते हैं कितना है नंबर ऑफ मोल्स? x डिवाइड बाई 32 into Na। दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 अगर हम निकालेंगे तो सेम नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स थे 4x डिवाइड बाई 28 इंटू Na। अब हमको क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो था रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। अब मतलब हमको इसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे? दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 हम देखते हैं हमारे पास कितना वैल्यू है? x डिवाइड बाई 32 इंटू Na। नाउ डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 4x डिवाइड बाई 28 इंटू Na।
अब एवोगाड्रो नंबर से कैंसिल होगा ये हमारे पास, और हमारे पास आंसर कितना आएगा आप देख सकते हैं, x से हम x को कैंसिल कर सकते हैं, तो इट विल बी 1/32 इंटू 28/4। क्लियर है? तो इट विल बी 7:32। तो जो हमारे पास रेशियो निकल के आया है वो कितना है, 7:32। दैट मीन्स अब हम इसमें ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है मोल कॉन्सेप्ट में, दैट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे जेईई नीट पे हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्लियर है? तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करते हैं, जैसे सपोज अगर आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, सपोज ए मॉलिक्यूल इज गिवन AB। क्लियर है? AB मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है। अब हमको इसमें एक निकालना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन की, कितना परसेंटेज A है एंड कितना परसेंट B है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ A विल बी इक्वल्स टू, हम कैसे निकालेंगे कि मास ऑफ A इन दैट कंपाउंड, ठीक है, डिवाइड बाय दी टोटल मास ऑफ कंपाउंड। टोटल मास आप कैसे निकालोगे, मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B। क्लियर है कि नहीं? तो ये एक टाइप का टोटल मास, हम इसको मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं इस मॉलिक्यूल के लिए। क्लियर है? और ऐसे ही अगर हमको B का निकालना हो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ B, तो इट विल बी मास ऑफ B इन दैट कंपाउंड डिवाइड बाई टोटल मास। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमको CO2 गिवन है, कंपाउंड इज गिवन CO2। क्लियर है? और पूछ रहा है मुझसे परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ O निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि मास ऑफ O इन दैट कंपाउंड, इन दैट मॉलिक्यूल, ठीक है, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो। तो मास ऑफ ऑक्सीजन पहले हमको निकालना है इस मॉलिक्यूल में, तो कितना होगा आपको यहां पे साफ दिखाई दे रहा है, कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है हमारे पास, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, वी ऑल नो दैट 44। नाउ हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो इंटू 100 भी करना होगा, इंटू 100। क्लियर है? सो वी विल गेट द वैल्यू एज यू कैन सी हियर, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 डिवाइड बाई 44 इंटू 100, दैट मीन्स 32 डिवाइड बाई 44 इंटू 100। इसको सॉल्व करने पे जो परसेंटेज आएगा दैट विल बी द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन दिस CO2 मॉलिक्यूल। क्लियर है? आई होप आपको ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन का पार्ट समझ में आया होगा। चलो, गुड। नाउ अब हम बात करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला की तरफ। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होता है वो हम देखते हैं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या है कि एक कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं उनका सबसे छोटा सिंपल रेशियो कौन सा है। क्लियर है? तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए पर्टिकुलर कंपाउंड, तो उसको हम बोल देंगे, वो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है। क्लियर है? और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको पता है, दैट इज द एग्जैक्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है? तो अगर एग्जैक्ट रेशियो है तो उसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। अगर आपको सिंपलेस्ट एक छोटा रेशियो मिल रहा है, दैट विल बी द एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रिलेशन क्या होता है वो हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है? तो आप कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू n कोई भी इंटीजर हो सकता है, इंटू
एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन मॉलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। ऐसे ही हमको कई बार मॉलिकुलर वेट या मॉलिकुलर मास और एम्पेरिकल वेट, एम्पेरिकल मास में रिलेशन निकालना होता है, तो दैट विल बी मॉलिकुलर मास विल बी इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल मास। ये एक हमारा रेशियो रिलेशन होता है किसमें, मॉलिकुलर मास और एम्पेरिकल मास में। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब इसके क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो, तो यहां पे आपको क्वेश्चन एक दिया हुआ है, दिस क्वेश्चन इज गिवन। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज गिवन, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन। हमको फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ है कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। क्लियर है। नाउ मॉलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज ऑल्सो गिवन। ध्यान देना है, मॉलिकुलर कंपाउंड गिवन है, कैलकुलेट द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, चलो, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले एक स्टेप 1 देखना होगा। थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप हम इसमें फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमको कि जितने एलिमेंट्स आपको उस कंपाउंड में दिए हुए हैं उनका सिंबल आप लिख दो। तो एलिमेंट आपको यहां पे दिया हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 3 एलिमेंट हमको दिए हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ परसेंटेज जो दिया हुआ है उसको भी हम नोट कर लेते हैं। तो कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है 40.687, हाइड्रोजन इज गिवन 5.085, ऑक्सीजन इज गिवन 54.228। नाउ हमको सारे एलिमेंट, सारे एटम का एटॉमिक मास भी पता होना चाहिए। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन इज 1, ऑक्सीजन इज 18। नाउ उसके बाद हमको क्या करना होता है कि सिंस हमको मॉलिकुलर मास, एटॉमिक मास पता है किसी एटम का, उसका परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम वहां से रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। कैसे, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास से। क्लियर है। तो परसेंटेज हमको दिया हुआ था यहाँ पे 40.687, एटॉमिक मास है यहाँ पे 12, तो ये हमारे पास रिलेटिव नंबर आ गए किसके, कार्बन के लिए। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 5.085 डिवाइड बाय मॉलिकुलर एटॉमिक मास 1। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, सॉरी इट इज 16, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 54.228 डिवाइड बाई 16। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इट कम्स अराउंड 3.39 नियर अबाउट, इट इज 5.085, इट इज ऑल्सो 3.39। क्लियर है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो हमारे पास अभी आ गया है। लेकिन हम इसको वोल नंबर में बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपको यहां पे दिखाई दे रहा है 3.39, तो हम तीनों को 3.39 से डिवाइड करेंगे तो इट कम्स अराउंड 1, इट इज 1.5, इट इज ऑल्सो 1। नाउ अभी आप देख सकते हो कि यहां पे अभी भी वोल नंबर नहीं बना है, इंटीजर नहीं आया है, 1.5 है। तो हम इसको फिर से इंटीजर बनाना चाहेंगे तो हम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे हमारे पास जो सिंपल रेशियो आ रहा है 2, दिस इज 3, दिस इज ऑल्सो 2। दैट मीन्स हमारे पास जो सिंपल रेशियो निकल के आया है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:3:2 आया है। क्लियर है। तो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा कि नहीं। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉलेस्ट रेशियो, होल नंबर रेशियो। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी, कितना हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, यहां पे हमारे पास C2H3O2। ठीक है, अभी आपको ये क्लियर विजिबल होगा, यहां से आप देख सकते हैं। तो दिस इज C2H3O2 इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। नाउ हमको निकालना है मॉलिकुलर फॉर्मूला, एंड वी नो दैट, अभी हमने देखा था क्या, मॉलिकुलर फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब n की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको मॉलिकुलर मास गिवन है, मॉलिकुलर वेट हमको गिवन है 118। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि यहां से एम्पेरिकल मास को भी कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो जैसे ही हमारे पास एम्पेरिकल मास या वेट कैलकुलेट होगा तो हम उसको मॉलिक्यूलर वेट से पुट करके n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे एम्पेरिकल मास? तो कार्बन हमारे पास कितना है 2 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 1 हाइड्रोजन प्लस 2 इंटू 16 दैट इज अवर ऑक्सीजन। तो यहां से जो हमारे पास निकल के आएगा आंसर एम्पेरिकल मास का दैट इज 59। नाउ n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फिर से यहां पे ध्यान से देखो, वी नो दैट मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल मास, ये हमको पता है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास हमको गिवन है कितना 118 गिवन है, इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल मास अभी हमने निकाला 59 ग्राम्स में कर लो, क्लियर है। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। अब जब n 2 आ गया है इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये आप देख सकते हो n कितना है 2, एम्पेरिकल फॉर्मूला था C2H3O2, तो दैट विल बी C4H6O4। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड C4H6O4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C4H6O4। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में, जेई में, नीट में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं हम। तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है दैट इज स्टोइकियोमेट्री बेस्ड कॉन्सेप्ट। ध्यान देना है, स्टोइकियोमेट्री बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हमारे हमको देखने हैं। स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। स्टोइकियोमेट्री रिप्रेजेंट्स ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्या होता है स्टोइकियोमेट्री? ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, उसी को हम स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, सपोज जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, गिवन है 2A प्लस 3B गिव्स 4C। तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं कि स्टोइकियोमेट्री ऑफ दिस रिएक्शन सेज, इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या बोलती है आप सोचोगे? इसका मतलब है कि 2 मोल्स ऑफ A रिएक्टिंग विथ, ध्यान से सुनना है, रिएक्टिंग विथ 3 मोल्स ऑफ B एंड गिव्स 4 मोल्स ऑफ C। ध्यान से सुनना है क्या कि 2 मोल्स ऑफ A, यहां पे आप देख सकते हो 3 मोल्स ऑफ B से रिएक्ट करते हैं तो हमको 4 मोल ऑफ C जनरेट होता है। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर है। और इसको हम वी नो दैट अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो कॉन्सेप्ट कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 2 वॉल्यूम ऑफ A reacting with 3 volume of B and gives 4 volume of C। तो दोनों कॉन्सेप्ट से हम लिख सकते हैं, मोल के कॉन्सेप्ट से भी और वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट से भी। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको रिएक्शन गिवन है 2A प्लस 3B गिव्स 4C, तो आप अगर इसको मोल कॉन्सेप्ट से लिखोगे तो 2 मोल्स ऑफ A रिएक्टिंग विथ 3 मोल्स ऑफ B गिव्स 4 मोल्स ऑफ C। अगर आप इसको वॉल्यूम के टर्म्स में लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम और मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो कि 2 वॉल्यूम ऑफ A रिएक्टिंग विथ 3 वॉल्यूम ऑफ B गिव्स 4 वॉल्यूम ऑफ C। इसका मतलब वॉल्यूम का मतलब क्या है? आप इसको लीटर्स में ले सकते हो, ml में ले सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब में ले सकते हो। क्लियर है। तो स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन हमको इसी बेस पे करने हैं, या तो नंबर ऑफ मोल्स के बेस पे, या तो वॉल्यूम के बेस पे। आई होप स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको और क्लियर करने के लिए हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है। चलो जैसे ये, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? व्हाट वॉल्यूम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड by the action of 5.850 grams of sodium chloride on an excess of silver nitrate। क्लियर है। तो सबसे पहले हमको स्टोइकियोमेट्री के लिए एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन चाहिए ही है, ठीक है। चलो, तो क्या बोल रहा है कि हमको सोडियम क्लोराइड NaCl की रिएक्शन करानी है एक्सेस ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से।
तो हमको पता है कि क्या मिलेगा हमको, AgCl प्लस NaNO3। दिस इज द कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब स्टोइकियोमेट्री क्या बोलती है, 1 मोल ऑफ NaCl रिएक्टिंग विथ 1 मोल ऑफ AgNO3 gives 1 मोल ऑफ AgCl एंड 1 मोल ऑफ NaNO3। क्लियर है? इसका मतलब स्टोइकियोमेट्री ने क्या बोला कि अगर आप NaCl का 1 मोल लोगे तो आपको AgNO3 का भी 1 मोल रिक्वायर्ड होगा, तब आपको 1 मोल AgCl मिलेगा और 1 मोल NaNO3 मिलेगा। क्लियर है? चलो, लेकिन हमको यहाँ पे 1 मोल तो दिया नहीं है, हमको तो यहाँ पे 5.850 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है। इसका मतलब हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मोल्स ऑफ NaCl हम कैलकुलेट करते हैं। दैट वी नो दैट फॉर्मूला क्या है, मास गिवन डिवाइड बाई मोलर मास। तो मास गिवन कितना है, 5.850 ग्राम्स डिवाइड बाई मोलर मास। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ NaCl इज 58.5। तो वी विल गेट द आंसर एज 1/10, और इसको हम लिख सकते हैं 0.1 मोल्स। तो NaCl के कितने मोल्स हमारे पास निकल के आ गए, 0.1 मोल्स। अब हमसे पूछ रहा है कितना अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होगा। अब सिंस आपको 0.1 मोल NaCl दिया हुआ है अगर, तो कितना मोल AgNO3 रिक्वायर्ड होगा, 0.1 मोल ही रिक्वायर्ड होगा। कितना मोल AgCl फॉर्म होगा, 0.1 मोल ही फॉर्म होगा। कितना मोल NO3 फॉर्म होगा, 0.1 मोल ही फॉर्म होगा। तो हम अब निकाल सकते हैं कैसे, कि वी नो दैट नंबर ऑफ AgCl अगर हमको निकालना है, हाँ, नंबर ऑफ moles of AgCl formed, number of moles of AgCl formed, that will be equals to कितना, 0.1 मोल ही फॉर्म होगा, 0.1 मोल। क्यों? क्योंकि अभी हमने यहां पे देखा कि NaCl का 0.1 मोल है, तो 0.1 मोल AgCl ही फॉर्म होगा अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है? अब हमको निकालना है इसका अमाउंट, मतलब इसका मास, और हम जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl कितना गिवन है, 143.5। तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास डिवाइड बाई मोलर मास कितना है, 143.5 will be equals to number of moles 0.1। तो we will get the moles या नंबर मास कितना आएगा हमारे पास, that is 0.1 into 143.5 ग्राम्स। इसको सॉल्व करेंगे तो 14.35 ग्राम्स। इसका मतलब कितना मास AgCl का फॉर्म होने वाला है, 14.35 grams of AgCl will form when we act 5.850 grams of sodium chloride on excess of silver nitrate। आई होप आपको स्टोइकियोमेट्री का ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है? बहुत सही, बहुत अच्छा जा रहा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। क्लियर है? तो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर बहुत ही मजेदार चैप्टर है। चलो आगे मूव करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या बोला देखो, फॉर कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 3 grams ईथेन द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2 and the produced volume of CO2 at STP will be। क्लियर है? तो हमको कंबस्टन करना है, तो कंबस्टन की रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, दैट वी ऑल नो, कि अगर आप हाइड्रोकार्बन की कंबस्टन की रिएक्शन लिखते हो, CxH बाई सपोज आपका हाइड्रोकार्बन है, तो आपके कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज होंगे, दैट इज X प्लस Y/4 O2, और आपको X मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म होंगे, साथ में Y/2 मोल्स ऑफ H2O फॉर्म होंगे। दिस इज द कंबस्टन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजीली आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? अदरवाइज आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, आई नो, बट अगर आपको ये रिएक्शन याद होगा तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो क्या बोला था कि कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 3 grams ऑफ इथेन। तो अब हम इथेन की कंबस्टन की रिएक्शन लिखते हैं, तो इथेन क्या होता है, C2H6, मतलब X की वैल्यू 2, Y की वैल्यू 6। क्लियर है? तो यहां से जो हमारे पास O2 निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, X प्लस Y/4 मतलब 2 प्लस 6/4 O2।
इट विल गिव XCO2 मतलब 2CO2 प्लस YY2H2O मतलब 3H2O। क्लियर है? चलो अब अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा C2H6 का 1 मोल प्लस कितना हो जाएगा ये 14Y4 दैट मीन्स 7Y2O2 इट विल गिव्स 2CO2 प्लस 3H2O। तो अब आप देखो इस रिएक्शन की अगर हम स्टोइकियोमेट्री की बात करते हैं तो स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन सेज 1 मोल ऑफ इथेन 1 मोल ऑफ इथेन रिएक्टिंग विथ 7Y2 moles of O2 gives 2 moles of CO2 and 3 moles of H2O। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर है? चलो अब हमको क्या बोला है कि कंप्लीट कंबस्टन करना है 3 ग्राम्स ऑफ इथेन का, ठीक है, और रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2 कितना होगा। इसका मतलब हमको पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे? 3 ग्राम्स आपको मास गिवन है डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ इथेन अगर आपको निकालना है तो दैट इज 30 ग्राम्स। निकाल सकते हो C2 दैट मीन्स 12 into 2 that is 24 plus 6 is 30। that means we have number of moles as 1/10 और इसको हम बोल सकते हैं 0.1 moles। क्लियर है? now we have 0.1 moles of ethane तो कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे? इफ वी हैव 0.1 मोल ऑफ इथेन कितने मोल्स ऑफ हो जाएंगे? क्योंकि हम जानते हैं 1 मोल ऑफ इथेन रिएक्टिंग विथ 7/2 तो ये कितना हो जाएगा? 0.7/2 मोल्स। ये भी हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 0.2 मोल्स और H2O भी हमारे पास 0.3 मोल्स। क्लियर है? चलो लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2 हमको निकालना है एंड द प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ CO2, ठीक है। अब वी नो दैट अगर हमको वॉल्यूम ऑफ O2 निकालना है तो कैसे निकालेंगे? STP पे एवरी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 1 मोल के लिए। अब सिंस हमारे पास कितने मोल्स हैं? 0.7 into 2, अब वॉल्यूम कितना? 22.4 लीटर्स। तो दिस मच वॉल्यूम किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वी विल गेट द आंसर। एंड अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ CO2 की तो इट विल बी कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास CO2 के? 0.2 into 22.4 liters that will becomes around 4.48 लीटर्स। एंड इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.7 इंटू 11.2। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ रहा है 7.84 लीटर्स। दैट मीन्स 7.84 लीटर्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड एंड 4.48 लीटर्स ऑफ CO2 विल प्रोड्यूस। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? बढ़िया चल रहा है सब। आगे चलते हैं अब। तो ये है हमारा JEE मेन 2013 का क्वेश्चन। तो ये भी स्टोइकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे अभी हमने हाइड्रोकार्बन की कंबस्टन की क्वेश्चन को देखा था उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है? ए गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबस्टन 0.72 grams of water and 3.08 grams of CO2। the empirical formula of the hydrocarbon is। ठीक है, तो चलो हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन की कंबस्टन रिएक्शन। हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। CXHY it will react with X plus Y4O2। it will give XCO2 plus Y2H2O। क्लियर है? चलो तो अब हमको क्या बोल रहा है कि हमको कितना वाटर मिल रहा है कंबस्टन पे? वाटर फॉर्म्ड कितना आ रहा है? 0.72 ग्राम्स। अब हम सबसे पहला काम करते हैं मोल्स निकाल लेते हैं इस वाटर के। तो मोल्स कितने आएंगे हमारे पास? मोल्स ऑफ H2O जब हम निकालेंगे तो 0.72 जो मास गिवन है डिवाइड बाय मोलर मास दैट इज 18। ठीक है,
तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.04 मोल्स ऑफ H2O। नाउ सेकेंड पार्ट हमको क्या दिया हुआ है, कितना CO2 फॉर्म होता है, CO2 फॉर्म कितना है 3.08 ग्राम्स। तो यहां से हम CO2 के नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। तो मोल्स ऑफ CO2 हम निकाल देते हैं, दैट इज 3.08 डिवाइड बाय द मोलर मास ऑफ CO2, इट इज 44। क्लियर है? ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 0.07 मोल्स। इसका मतलब अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमको 0.04 मिल रहे हैं किसके, CO2 H2O के। क्लियर है? और 0.07 मिल रहे हैं CO2 के। अब आप अगर इस इक्वेशन से देखो तो जब आपके पास CXH होता है तो आपको XCO2 मिलता है। इसका मतलब यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये X हम इसको कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज XCO2 ही फॉर्म हो रहा है। देख लो, क्लियर है? X मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म हो रहा है और कितने मोल्स ऑफ H2O फॉर्म हो रहा है, Y/2। तो इसको हम Y/2 कंसीडर कर सकते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहां से सॉल्व करने से वी विल गेट द वैल्यू ऑफ Y। कितना Y का वैल्यू आ जाएगा, 0.04 इंटू 2 दैट इज 0.08। समझ पा रहे हो कि नहीं? Y का वैल्यू कितना आ गया, 0.08। इज दैट क्लियर? कोई भी डाउट है इसमें? चलो नाउ X का वैल्यू कितना आ गया, 0.07। X का वैल्यू 0.07, Y का वैल्यू 0.08। तो अब हम अगर रेशियो निकालते हैं किसमें, हमको पता है हमारा हाइड्रोकार्बन है CXHY, हमने यही हाइड्रोकार्बन कंसीडर किया था। देख लो आप, जब CXHY होता है तो XCO2 और Y/2 H2O मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो क्या आएगा, देखो C कितना आ रहा है हमारे पास 0.07, H हमारे पास कितना आ रहा है 0.08। अब पॉइंट में तो हम नहीं लेंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों में 100 से मल्टीप्लाई एक बार कर दें। तो जैसे ही हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट C7H8। तो दिस इज दी आवर हाइड्रोकार्बन, दैट इज C7H8। तो अगर हम यहां पे ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज C7H8 इज दी फॉर्मूला ऑफ दी हाइड्रोकार्बन। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्लियर है? तो जेई का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन, ट्रिक से हमने इसको किया हुआ है, आपको सब समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, पहले हम वो देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, द रिएजेंट which consumes first completely in a reaction। तो जो रिएजेंट सबसे पहले कंज्यूम हो जाए कंप्लीटली, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट ही एग्जैक्टली क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट लिमिट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब अब जब रिएजेंट ही खत्म हो जाएगा कंप्लीटली तो प्रोडक्ट आगे फॉर्म नहीं होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को लिमिट कर देता है, इसलिए इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। आपको मैं, और एक्सेस क्या होगा, जो एक्सेस में है। क्लियर है? दैट इज क्लियर। चलो सपोज मैं आपको बोलता हूं 2A + B गिव्स C। आपको एक रिएक्शन मैंने दी हुई है, ध्यान से समझना। आपको एक रिएक्शन हमने दी हुई है 2A + B गिव्स C। ठीक है, अब अगर हम स्टोइकियोमेट्री की बात करते हैं तो स्टोइकियोमेट्री क्या बोलती है कि 2 मोल्स ऑफ A रिएक्टिंग विथ 1 मोल ऑफ B गिव्स 1 मोल ऑफ C। ठीक है, अगर सपोज सोचो, मैंने सपोज हमको गिवन जो है इसके 5 मोल्स दिए हुए हैं, इसके 2 मोल्स दिए हुए हैं। ठीक है, और पूछ रहा है कितना प्रोडक्ट C फॉर्म होगा। तो अब आप सोचो कि
मुझे स्टोइकियोमेट्री क्या बोलती है कि इसके 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसके 5 मोल्स जो होंगे वो इसके कितने मोल से रिएक्ट करेंगे, या आप ऐसे बोल सकते हो जो बी है हमारा उसके 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करते हैं, तो इसके 2 मोल इसके 4 मोल से रिएक्ट करेंगे। लेकिन यहां पे तो 5 मोल है, मतलब एक्सिस में है, इसके 2 मोल पूरे कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। तो इसको ट्रिक भी क्या होता है, तो आपको यहां पे समझ में आ गया कि बी लिमिटिंग रिएजेंट है। लेकिन इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि लिमिटिंग रिएजेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आपको जो नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं 5, उसको डिवाइड कर दो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं 2, इसको डिवाइड कर दो बी के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, दैट इज 1। क्लियर है। तो यहां से आपके पास जो लोएस्ट नंबर आता है दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो लोएस्ट नंबर ये कितना आ रहा है 5/2, ये तो लोएस्ट नहीं है 2.5 है, ये 2 इज द लोएस्ट, दैट मींस बी इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है। इसका मतलब ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा थ्रू आउट द रिएक्शन। कैसे, इसके 2 मोल्स हैं, मतलब इसके 2 के 2 मोल्स खत्म। अब इसके 5 से कितने मोल खत्म होंगे, सिंस इसके 2 मोल खत्म हो रहे हैं तो इसके 4 मोल्स को खत्म होना पड़ेगा, इसके 2 मोल्स फॉर्म होंगे। इसका मतलब ये 0 बचा है एट टाइम टी की बात कर रहा हूं मैं, और ये कितना बचेगा 1, तो ये एक्सिस में है, दिस वन इज, तो यहां पे ए आपके पास एक्स्ट्रा बच रहा है, इसलिए ए इज एक्सिस रिएजेंट। क्लियर है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होता है, जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाए और प्रोडक्ट को लिमिट कर दे, मतलब प्रोडक्ट अब 2 से ज्यादा नहीं बन सकता है, भले ही आपके पास ए का 1 मोल बच रहा है फिर भी प्रोडक्ट अब 2 से ज्यादा नहीं बनेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्लियर है। तो दिस इज द क्वेश्चन, क्या बोला है, एट एनटीपी इन ए कंटेनर 100 ml ऑफ N2 एंड 100 ml ऑफ H2 आर मिक्स्ड टुगेदर। ठीक है, 100 ml ऑफ N2 और 100 ml ऑफ H2 को मिक्स कर दिया है, देन फाइंड आउट द प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ NH3। ध्यान से समझना है, हमको 100 ml दिया हुआ है, ठीक है, N2 का, और 100 ml दिया हुआ है H2 का। क्लियर है। देन फाइंड आउट द प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ NH3। चलो तो ध्यान से देखो, यहां पे हमको N2 दिया हुआ है कितना 100 ml, और H2 भी हमको दिया हुआ है 100 ml। हमको NH3 को निकालना है, ये इनिशियल कंडीशन है t=0 पे। तो बिफोर गोइंग कि कौन कितना खत्म होगा, पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, उससे हम इजिली बता सकते हैं, क्योंकि वही प्रोडक्ट फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट डिपेंड करने के लिए मैंने क्या बोला था कि जो वैल्यू आपको गिवन है, चाहे वो मोल्स हो चाहे वो वॉल्यूम हो, उसको डिवाइड कर दो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। कितना है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां पे 1, तो डिवाइड बाय 1। क्लियर है। यहां पे आओ 100 डिवाइड बाय कितना स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 3, डिवाइड बाय 3। इसका मतलब दिस इज लोएस्ट बिकॉज इट इज 33.3, दैट मींस H2, दैट मींस जो हमारा H2 है, आप देख सकते हो जो हमारा H2 है वो ही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, इसका मतलब H2 कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। और NH3 आपका बचे, कितना फॉर्म होगा हम देखते हैं आगे। आओ चलो फिर से हम इस रिएक्शन को लिखते हैं या फिर आगे हैं। चलो ठीक है, तो अब हम देखते हैं N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, चलो नाउ वी नो दैट 1 मोल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 1 वॉल्यूम रिएक्ट विथ 3 वॉल्यूम ऑफ H2 गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ NH3। ठीक है, लेकिन वी हैव कितना 100 ml, इसका भी 100 ml, इसका भी, और इसका हमको निकालना है। तो सपोज मैं बोल रहा हूं एट टाइम t, ये तो टाइम 0 पे था, तो आपको पता है कि H2 तो कंप्लीटली खत्म होगा, कंप्लीटली कंज्यूम होगा। मतलब H2 कितना कंज्यूम होगा 100 से 100 माइनस 100 ml कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन N2 100 से कितना कंप्लीट कंज्यूम होगा, हम जानते हैं जब H2 को 3 वॉल्यूम कंज्यूम होना पड़ता है तब N2 1 वॉल्यूम कंज्यूम होता है। तो 100 में कितना कंज्यूम होगा, ये 100/3
तो इतना बचेगा ये, क्लियर है। और हम जानते हैं जब ये 100 कंज्यूम 3 कंज्यूम होता है तो ये 2 बनता है, क्लियर है। जब ये 1 कंज्यूम होगा तो ये 2/3 बनेगा, लेकिन ये कितना कंज्यूम हुआ है 100, तो 2/3 इंटू 100 ml, तो कितना NH3 हमारे पास निकल के आएगा, दैट इज 66.6 ml ऑफ NH3 विल फॉर्म, क्लियर है। तो कितना NH3 फॉर्म होगा, यहां से कितना NH3 फॉर्म होगा, 66.6 ml ऑफ NH3 विल फॉर्म फ्रॉम हियर, क्लियर है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर है। चलो अब जो हमारा नेक्स्ट निकल के आता है, दैट इज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इक्विवेलेंट वेट क्या है। इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या है, दैट इज द मोलर वेट या मोलर मास डिवाइड बाय द एन फैक्टर, समटाइम्स इट इज रिटन एज वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। और अगर हमको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना हो, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, जैसे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला था, मोलर मास डिवाइड बाई मास गिवन डिवाइड बाई मोलर मास, उसी के अकॉर्डिंगली हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं कि आपको कितना मास गिवन है और डिवाइड बाई द इक्विवेलेंट मास। अब बात आएगी सर ये इक्विवेलेंट मास कैसे निकालें, तो मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर, तो ये एन फैक्टर कैसे निकालें, तो आपको एन फैक्टर ध्यान में रखना है, डिफरेंट कंडीशंस के लिए एन फैक्टर डिफरेंट होता है। अगर हम सपोज एसिड की बात करते हैं, तो एसिड के लिए एन फैक्टर हम निकालेंगे बाय इट्स बेसिसिटी। एसिड की बेसिसिटी का मतलब क्या है कि कितने H+ डोनेट करेगा एसिड, नंबर ऑफ H+ आयन डोनेटेड इन एक्वस मीडियम, दिस इज द एन फैक्टर फॉर एसिड। सपोज अगर आपको बोला है HCl, एग्जांपल बोला है HCl का निकालना है एन फैक्टर, तो आपको पता है HCl एक H+ को डोनेट करेगा तो एन फैक्टर विल बी 1। नाउ अगर हम H2SO4 की बात कर दें तो इट विल बी एन फैक्टर इज 2। ऐसे ही अगर हम बेस की बात करेंगे तो बेस के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ OH माइनस, ठीक है। अगर हम बेस के लिए बात करते हैं तो बेस के लिए होता है एसिडिटी ऑफ द बेस, दैट मीन्स नंबर ऑफ OH माइनस डोनेटेड। तो इसके अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज NaOH, तो एन फैक्टर विल बी 1 बिकॉज 1 OH विल बी डोनेटेड। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो हियर 2 OH माइनस विल बी डोनेटेड, दैट मीन्स एन फैक्टर विल बी 2, क्लियर है। ऐसे ही अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट के लिए हम देखते हैं कि चार्ज कितना है एनाइंस और कैटाइंस पे, क्लियर है। अगर हम नॉर्मल मेटल एटम की बात करते हैं तो उसकी हम वैलेंसी को चेक करते हैं, दैट विल बी द एन फैक्टर। तो देयर आर डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट द एन फैक्टर, ठीक है। चलो अब इस पे हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसे अगर आपको सपोज ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है इक्विवेलेंट के बेस पे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए डाई बेसिक एसिड इज W। तो ध्यान से देखो यहां पे हमको क्या दिया हुआ है, डाई बेसिक एसिड, एक एसिड दिया हुआ है जो कि डाई बेसिक है। इसका मतलब क्या है कि इस एसिड की बेसिसिटी कितनी है, 2, दैट मीन्स इस एसिड का एन फैक्टर कितना है, 2, क्लियर है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट हमको दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट हमको गिवन है, दैट इज W। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, दैट इज वी ऑल नो दैट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट इज W डिवाइड बाय एन फैक्टर इज 2, दैट मीन्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस एसिड विल बी W/2। आई होप आपको ये इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस पर डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो डिफरेंट टाइप के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखने को मिलेंगे। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों,
वी नो दैट एक होता है सॉल्यूट जो कि स्मॉलर क्वांटिटी में होता है और एक होता है सॉल्वेंट जो कि लार्जर क्वांटिटी में देखने को मिलेगा। तो अब किसी सॉल्यूट की डेंसिटी कितनी है सॉल्वेंट में, कॉन्सेंट्रेशन कितना है सॉल्वेंट में, उसके लिए हम कुछ डिफरेंट टाइप के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को देखते हैं। ठीक है, जैसे सपोज हम पहला बात करते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट। इसका मतलब क्या होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये होता है हमारा फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म परसेंटेज वेट बाई वेट। ऐसे ही दूसरा होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दैट इज सिंपली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसका मतलब कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट है, दिस इज द परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ऐसे ही एक और होता है दैट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो यहां से आपको साफ समझ में आ रहा है वेट बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा यहां पे, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम है इनटू 100। क्लियर। तो दीज आर थ्री जो हमने यहां पे लिखे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा दैट इज मोलैरिटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोलैरिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। मोलैरिटी क्या बताती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप 1 लीटर सॉल्वेंट ले रहे हो तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, दिस इज आवर मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का डेफिनेशन या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलैरिटी m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्लियर है। यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स का, दैट इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम m इनटू v। एक और फॉर्मूला निकल के आया, ध्यान देना है। ठीक है, ऐसे ही ये तो मोलैरिटी एक की बात हो गई। अब सपोज कई बार मोलैरिटी ऑफ मिक्सर बोल देता है, मतलब कि दो मिक्सर को मिक्स किया है अलग अलग वॉल्यूम में। ठीक है, दोनों की मोलैरिटी अलग है, तो न्यू मोलैरिटी क्या होगी, तो बहुत इजी है। m इज इक्वल्स टू न्यू मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ मिक्सर विल बी इक्वल्स टू, अगर सपोज आपने पहला मिक्सर जिसका मोलैरिटी m1 है उसका वॉल्यूम v1 मिक्स किया है तो m1 v1 प्लस दूसरा मिक्सर जिसका मोलैरिटी m2 है वॉल्यूम मिक्स किया है v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। दिस इज द मोलैरिटी ऑफ मिक्सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर है। तो मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी ऑफ मिक्सर इज m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। क्लियर है। अब इसका एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोलैलिटी। ध्यान देना है, दिस इज द मोलैलिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान देना है, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो स्मॉल m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इन kg। तो मोलैलिटी ही एक ऐसा टर्म होता है जिसमें हम नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं। क्लियर है, बहुत सही। अब एक और लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म की हम बात करते हैं, नॉर्मेलिटी। इट इज सिमिलर एज मोलैरिटी, बट यहां पे हम क्या बोल देते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं।
नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की बात करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n। इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो दिस इज अवर नॉर्मेलिटी। ऐसे ही अगर हम इसकी नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सर निकालते हैं तो दिस इज N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 सेम एज मोलैरिटी। ठीक है, तो सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्लियर हुए हैं। चलो इसके बेस पे हम एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी of 20% weight by weight NaOH solution, density of the solution is given। तो हमको एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म से दूसरे कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? चलो क्या बोल रहा है, 20% weight by weight NaOH solution। बहुत सही। इसका मतलब क्या है, तो हमने अभी देखा था इसका मतलब क्या होता है। 20% weight by weight का मतलब क्या है, 20 grams of NaOH is present in 100 grams of solution। ध्यान से सुनना है, 100 grams of solution। इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया है, 100 ग्राम्स। अब अगर हम मास ऑफ सॉल्वेंट की बात कर दें, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारा वाटर होगा तो कितना होगा, सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास 20, तो कितना आ गया 80 ग्राम्स। और मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम्स, तो मास ऑफ NaOH जो कि हमारा एक सॉल्यूट है, इसका मास है 20 ग्राम्स। अब लेकिन हमको मोलैरिटी और मोलैलिटी निकालना है, तो इसका मतलब हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH जरूर निकालना पड़ेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो कैसे निकालते हैं, मास गिवन डिवाइड बाई मोलर मास इज 40, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इज 1/2। क्लियर है? चलो अब हम पहले बात कर देते हैं मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी स्मॉल m, दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय दी मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर है? चलो तो हमको कितना दिया हुआ था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने निकाला है हाफ, मास ऑफ सॉल्वेंट हमने निकाला था कितना 80 ग्राम्स। तो ग्राम्स को हमको कन्वर्ट करना है केजी में, 80 माइनस 10 टू पावर माइनस 3। तो यहां से जो हमारे पास आंसर आएगा कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 80, ऊपर जाएगा हमारा 1000, दैट मीन्स नियर अबाउट 100 डिवाइड बाई 16। ठीक है, तो इट कम्स अराउंड 6.25 m। तो दिस इज दी मोलैलिटी। तो कितना मोलैलिटी आया सॉल्यूशन का, 6.25 m। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन अभी एक पार्ट बाकी है, रुको रुको, क्या बोल रहा है कि मोलैरिटी भी तो निकालना है। तो मोलैरिटी के लिए अगर हम बात करते हैं, मोलैरिटी जो कि होता है हमारा कैपिटल M, तो ये क्या होता है बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमको पता है 1/2 ही है। लेकिन हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की भी बात करनी है इन लीटर्स। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको पता है क्या, हमको तो मास ऑफ सॉल्यूशन पता है। देखो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन, तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्या। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है, तो क्या आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, जरूर निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डेंसिटी इनटू मास। तो डेंसिटी हमको गिवन है, कितना गिवन डेंसिटी है, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू मास कितना आया था हमारा सॉल्यूशन का 100, दैट मीन्स इट कम्स अराउंड 120 ml। तो दिस इज दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 120 ml। अब हम इसको इसमें पुट कर सकते हैं कि नहीं, तो मास मोल्स कितने 1/2 इंटू वॉल्यूम कितना है 120 ml इंटू 1000,
क्योंकि लीटर्स में हमको कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास जो आया है 100 डिवाइड बाई 24, दैट कम्स अराउंड 4 ठीक है, तो नियर अबाउट 4.1 एम। दिस इज दी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी हमारी जो आई है दैट इज 4.1 एम आई है, और जो नॉर्मेलिटी हमारी आई है दैट इज 6.25 आई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको ये लेक्चर जो वन शॉट्स हमने आज किया मोल कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। तो आई होप आप ढेर सारे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू सो मच।